नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज आपको क्लास 10th का मेन बोर्ड एग्ज़ाम में जो पेपर आया था स्टैंडर्ड लेवल का, वो आपको मैं डिस्कस कराने जा रहा हूँ। सेट 2 वाला पेपर हम डिस्कस करेंगे। ये वाला पेपर है। आपको इस पेपर की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब देखो, हम इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। पहले तो जब मैं आपको ये सोल्व कराने जा रहा हूँ पेपर, तो आपके हाथ में ये PDF फाइल होनी चाहिए। और PDF फाइल आपके पास मैंने आपको बता दिया है, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पहला क्वेश्चन देखिए आप, विच टर्म ऑफ द AP, आपको AP दी हुई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करता है। देखिए क्वेश्चन में एक AP दी हुई है, -29, -26, -23। टोटल इस पेपर में 38 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 बाय 1 हम सभी क्वेश्चंस करेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, 5 सेक्शन में पूरा पेपर बना हुआ है आपका। पहला क्वेश्चन देखिए आप, ये एक AP दी हुई है। इस AP में देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच टर्म ऑफ द AP इज 16। इस AP में जो 16 जो टर्म आएगी, 16 वो कौन सी होगी, विच टर्म, मतलब n की वैल्यू पूछिए। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं 16 आएगा, बीच में कहीं ना कहीं 16 आएगा। तो 16 जो है कौन से नंबर पे आ रहा है, विच टर्म पूछा है। तो जो आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर में आएगा। देखिए कैसे, सपोज करो अब मान लेते हैं यहाँ पे nth नंबर की जो टर्म है वो 16 है। ठीक है, ऐसे होता है। an का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 d इक्वल टू 16। देखो ये पेपर में जब आपको सोल्व कराने जा रहा हूँ तो आपको NCERT जो है बिल्कुल क्लियर पड़ी हुई होनी चाहिए। अब ए क्या होता है यहाँ पर, ए होता है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इस AP में कौन सी है, -29 प्लस n-1। और डी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, डी की वैल्यू क्या होती है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -26 माइनस और -29। तो कितना हो गया, -26 प्लस 29 कितना हो गया, ये प्लस के 3। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, प्लस के 3, +3। कॉमन डिफरेंस प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो डी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3 और इक्वल टू 16। सोल्व करो इसको और n की वैल्यू निकालो, वही आपका आंसर होगा। n-1 -29 इधर आएगा तो प्लस के 29 प्लस 16 इक्वल टू हो गया 9 6 15 45। n-1 कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में 3 हो जाएगा तो कितना हो गया यहाँ पे 15, और n की वैल्यू -1 इधर आएगा तो 16। तो इस AP में जो है 16th नंबर पे, जैसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो 16th नंबर पे 16 आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 16th टर्म। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सेट 2 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा B, कैपिटल B। आपके पास PDF फाइल आप देख ही रहे होंगे, तो उसमें आप देखना कि इसका जो आंसर है वह B आएगा, 16 टर्म। ठीक है, तो सिंपल इस क्वेश्चन में हमको तो an का फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस n-1 d, और इस सॉल्यूशन इसका निकल के आ गया 16 टर्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड कीजिए। डायग्राम बना हुआ है, आप PDF फाइल में देखिए। PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक डायग्राम गिवन है।
डायग्राम गिवन है, सर्कल, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ, इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन क्या है देखो, रीड करते हैं। इन द गिवन फिगर PT इज टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ। PT जो है टेंजेंट है, सर्कल का सेंटर O है। कोड PQ सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री एट द सेंटर। ये क्वेश्चन है, जो कोड PQ है वह सेंटर पे जो है 65 डिग्री का एंगल बना रही है, सबटेंड कर रही है। द मेजर ऑफ एंगल QPT, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना, ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल QPT आपको फाइंड करना। ठीक है, ठीक है, डायग्राम आपको गिवन है और इसमें एंगल QPT फाइंड करना। तो अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपको पता ना, ये जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई सर्कल है, थ्योरम आपने पढ़ी हुई है कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होने वाली जो रेडियस है इस टेंजेंट से कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लास 10 में सबसे पहले थ्योरम ही यही थी, ये एंगल बनाती है, तो आपको उसकी नॉलेज होना चाहिए। तो ये पूरा जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब आपको अगर ये वाला एंगल पता लग जाए तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो, क्योंकि इस वाले एंगल दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आप कैसे फाइंड करोगे, देखो ये रेडियस है OQ और OP, ये OQ रेडियस है और ये भी सपोज करो रेडियस R। अब ये कौन सा ट्राइंगल, किस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है, ये OQP, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ये दोनों आपके पास, ये दोनों साइड अगर बराबर होगी तो ये वाला दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 65 पे अगर सपोज करो इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको भी x मान लेता हूँ। ठीक है, अगर ये x है तो ये भी तो x होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी बच्चों को पता होगी ना, जब ये क्वेश्चन का सोल्व कर पाओगे आप। अब देखो इसमें ये x है, ये x है 65, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे, x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x प्लस 65 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 65। ये देखो इसको सब्ट्रैक्ट करो, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 57.5 डिग्री। ये x की वैल्यू आई है। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये टोटल तो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। एंगल OPT, एंगल OPT कितना है, 90 डिग्री है। तो आपको तो निकालना क्या है, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल QPT प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री, ये निकालना है एंगल QPT क्वेश्चन में। तो 90 डिग्री x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 90 में से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, सब्ट्रैक्ट कर लो, $32.5 डिग्री, ये आंसर आया। एंगल QPT निकालना है तो 32.5 डिग्री आंसर आया। ठीक है, आ गया समझ में। थ्योरम लग रही है यहाँ पे, ये थ्योरम लगेगी इस क्वेश्चन में। ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री आपको पता होना चाहिए।
दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लग रही है, ये दोनों साइड बराबर है तो इनके अपोजिट जो एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, एंगल सम प्रॉपर्टी से एक्स की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 57.5 डिग्री। देखो एक्स ये माना है अपन ने, एक्स ये माना है, ये वाला एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि मुझे तो ये निकालना है। ये जो दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, एंगल क्यूपिटी इस तरीके से निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है 32.5 डिग्री, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास क्वेश्चन पेपर है, उसमें से रीड करो क्वेश्चन नंबर 3। ये भी सर्कल पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का। देखो क्वेश्चन रीड कीजिए। इन द गिवन फिगर, आप भी रीड कीजिए, आपके पास पीडीएफ फाइल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ फ्रॉम पॉइंट पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ पी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू। गिवन फिगर में क्या दिया हुआ है, गिवन फिगर में दिया हुआ है कि पी ए और जो पी बी है वो सर्कल पर क्या है, टेंजेंट्स है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पी ए की वैल्यू आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपको तो थ्योरम से पता है ना कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो आप टेंजेंट जो ड्रॉ की जाती है उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी मैक्सिमम टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इक्वल होती, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है पी है वो किसके बराबर होगी, पी बी के बराबर होगी। आपको ये लेंथ फाइंड करनी ए बी। तो देखो पी ए की वैल्यू जब 5 सेंटीमीटर है तो पी बी की वैल्यू भी तो ऑब्वियसली सी बात है ना कि 5 सेंटीमीटर ही होगी। और जो ट्राइंगल बना हुआ है, जो ट्राइंगल ए पी बी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूज होगी ए बी, तो ए बी की वैल्यू निकाल लो आप। ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ए का होल स्क्वायर प्लस पी बी का होल स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर 25 और 5 का होल स्क्वायर 25, टोटल कितना हो गया ये 50। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे √50। इट मीन्स ये हो जाएगा 25 इंटू 2 तो 5√2, तो 5√2 सेंटीमीटर आंसर होगा इसका। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, आपको थ्योरम जो होती है, थ्योरम आपको सर्कल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है तो वहाँ पे मिल ही जाएगी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉ की जाती है, जो टेंजेंट्स उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, एक मार्क्स के क्वेश्चन से, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक तो पेपर तो सिंपल ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आप रीड कीजिए। इसमें सर्कल और सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। डायग्राम देखिए, डायग्राम बना हुआ है, आपको गिवन है। बड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके से। ऑप्शंस देखिए, इसके ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्टिंग एट पी। ए बी और सी डी जो है दो कोड है, एक सर्कल की दो कोड है, एक दूसरे को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर है आपको। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। आपको देखो ये वाला जो साइन है ये क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स का साइन होता है। तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या दे रहा है, ये ट्राइंगल एडीपी जो है कौन से वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा। तो सिमिलरिटी के जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या होते हैं आपके पास, आपको पता होना चाहिए। एक तो ट्रिपल एस होता है, एक एंगल होता है, और तीसरा होता है आपका साइड एंगल साइड, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो ट्राइंगल एडीपी कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, इस डायग्राम में ए डी पी ये दिखाई दे रहा है, और जो दूसरा जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ये भी है, ये भी। अब देखो आपको ये देखना है यहाँ पे जो ट्राइंगल ए डी पी है, ट्राइंगल सी बी ए, एक तो सी बी ए ये वाला है, एक बी पी सी है, एक बी सी पी है, और एक सी बी पी है ये वाला है। इस तरीके से दिया हुआ है। लगाओ अपना दिमाग। अब देखो कैसे देखो यहाँ पे क्या है, क्लास 9th की थ्योरम होती है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ये ऐसा होता है, जैसे मैं आपको रिवाइज करा दूँ एक बार। जैसे कोई सपोज करो ये कोई ट्राइंगल है और ये कोड है, तो इस कोड के द्वारा इस देखो एक तो ये क्या है, ये वाला मेजर सेगमेंट है, ये वाला माइनर सेगमेंट है। तो इस कोड के द्वारा यहाँ बने जैसे एंगल है, ये वाला एंगल, इसी कोड के द्वारा इस ये वाला जो बना एंगल है, इसी कोड के द्वारा यहाँ पे बना जो एंगल है, ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट में बने हुए जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। यहाँ इस तरीके से देखो आप, यहाँ पे जो ए सी है, ए सी के द्वारा इस बी पॉइंट पे बना एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा। ए सी के द्वारा इस डी पॉइंट पे बना एंगल ये वाला होगा। तो ये दोनों एंगल तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा आप ये देखिए कि जो ए बी और सी डी है ये एक दूसरे को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगेगी। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो कोई लाइन सेगमेंट एक दूसरे को काटते हैं तो ये वाले जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि इस वाले ट्राइंगल के अंदर, इस वाले ट्राइंगल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया वाला लग रहा है। तो आप यहाँ से देखिए ए डी पी, ट्राइंगल ए डी पी। देखो क्वेश्चन सारे ऑप्शंस को आप चेक कीजिए। यहाँ पे ट्राइंगल ए डी पी दिया हुआ ना, ए डी पी। तो अपन को तो सिंपल ये देखना है कि जो ट्राइंगल ए डी पी है कौन से वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से चले अपन ए डी पी। यहाँ पे ऑर्डर का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ए डी पी, तो यहाँ से आप कैसे चलोगे, सी बी पी, न कि सी पी बी।
न कि आपके पास BCP। इस तरह के देखो यहाँ पे कंफ्यूज किया हुआ है, तो आप कैसे चलोगे यहाँ पे ADP, तो इधर से आप देखो CBP, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। CBP, तो इस आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 रीड कीजिए। जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके पास ये PDF फाइल होनी चाहिए, इस तरह का पेपर होना चाहिए आपके पास। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, इस पेपर को, सेट 2A स्टैंडर्ड लेवल का। क्वेश्चन नंबर 5 रीड कीजिए। इफ वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन ए डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 2, देन मीडियन ऑफ द न्यू डेटा। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीजेज बाय 2, सेकंड ऑप्शन है इंक्रीजेज बाय 2n, सी ऑप्शन दिया हुआ है रिमेन्स सेम, डी ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीज बाय 2। अब देखो क्या होगा, डेटा है, सभी जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबकी वैल्यू को क्या है 2 से इंक्रीज कर दिया गया है। देन मीडियन ऑफ द न्यू डेटा, देखो मीडियन क्या होता है? मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है। स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, मीडियन क्या होता है? मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में 50% ऑब्जर्वेशन हो और राइट हैंड साइड में भी कितना 50% ऑब्जर्वेशन हो, बिल्कुल मिडिल की वैल्यू। आपको पास जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं सब इसकी मिडिल की वैल्यू। तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, मैं आपको देखो इसको बता देता हूँ एग्जाम्पल लेकर के। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे सपोज करो आपको दिया हुआ है 1 1 2 3 4 5, इस तरह से दिया हुआ है 1 2 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको जैसे डेटा दिया हुआ रहता है, तो सबसे पहले तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ओड है कि इवन है। सपोज करो मैंने यहाँ पे ओड ले ली, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5 है, और मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी इंक्रीज कर दिया गया है। तो मीडियन की वैल्यू क्या होती है? मीडियन की वैल्यू होती है n+1/2। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ओड, तो जो आप मीडियन की जो वैल्यू होगी, मीडियन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? n+1/2 वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा वही उसकी वैल्यू होगी। तो n+1/2 का मतलब कितना हो गया? 6/2 कितना हो गया? थर्ड। तो थर्ड नंबर पे ये क्या होगा? मीडियन की वैल्यू होगी। अब देखो क्वेश्चन को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो आप इसको। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को जो है 2 से इंक्रीज किया जा रहा है, तो 2 सब में 2 ऐड कर दो, 2 + 1 कितना हो गया 3, और ये हो जाएगा आपका 2 ऐड किया जा रहा है ना आपके पास, हाँ, तो 2 + 1 हो गया 3, और इसमें 2 ऐड करेंगे तो 2 और 2 ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, सबको 2 से बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, अब आप क्या देख पा रहे हो? आप ये देख पा रहे हो कि आपके पास इस केस में भी जो मीडियन की वैल्यू निकल के आएगी वो यही आएगी। तो इसको भी बढ़ा दिया मैंने 2 से, इसको भी 2 से इंक्रीज कर दिया, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो ये भी तो क्या हो गया 2 से बढ़ गया ना। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन जाएगा ए ऑप्शन, इंक्रीजेज बाय 2। ठीक है, समझ आ रहा? तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल से भी समझा दिया है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कीजिए।
ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको पहले जो थ्रू आउट द ईयर मैंने जो भी आपको पढ़ाया सब उसमें से आया है, कहीं कोई बाहर से नहीं आया। 10th क्लास में क्या होता है, 10th क्लास में बच्चों का जो मेन पर्पज़ होता है ना, वो 100 आउट ऑफ 100 लाना होता है। ये कोई IIT जैसा कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है। बस आपको टाइमिंग का ध्यान, टाइम मैनेजमेंट, वहाँ पे जो 3 घंटे में आपको कैसे 38 क्वेश्चन सोल्व करने, वो सब मैंने आपको पूरे सभी टीचर्स ने आपको बताया किस तरीके से करना। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल गिवन है आपको 2x² माइनस 9x प्लस 5, 2x² माइनस 9x प्लस 5, इसके दो जीरोज दिए हुए हैं एल्फा और बीटा। एल्फा और बीटा ये जीरोज है। तो आपको एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। तो देखो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा, वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका यूज करके एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा लिख सकता हूँ। अब एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, जो जनरल फॉर्म होती है ax² bx प्लस सी। इसमें क्या होता है, जैसे इसके अगर दो जीरोज होंगे एल्फा प्लस बीटा, तो आपको फॉर्मूला पता है ना, एल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और एल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ से एल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -9 और ए की वैल्यू 2, तो इसका स्क्वायर कर दोगे -2 एल्फा बीटा सी अपॉन ए, यहाँ से सी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू 2, तो सी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू 2, -9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर 81 और 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 2 5 द 10, और ये देखो आप यहाँ पे 5 भी मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल और 5, इसको सिंप्लीफाई कर दो 81 माइनस 20 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो गया ये हो गया आपके पास 1 और 8 में से 2 गए तो 61 अपॉन 4, 61 अपॉन 4। तो बी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन मिल गया आपको। बी ऑप्शन में दिया हुआ है इसकी वैल्यू, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 61 अपॉन 4 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 रीड कीजिए। कुछ नहीं, बस इसमें देखो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि 1 मार्क्स में कितना पूछेगा, ये तो पूछेगा, इससे ज़्यादा क्या पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 7 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है वो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। बस आपको मोड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मीन, मीडियन, मोड। मीन तो क्या होता है, एवरेज होता है। मीन तो क्या होता है, सिंपल एवरेज। इसके बारे में अपन काफ़ी अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। और मोड और मीडियन, मीडियन तो आपको पता है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 रीड कीजिए। आफ्टर एन एग्जामिनेशन ए टीचर वॉन्ट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन हर क्लास, सी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट ऑफ मार्क्स। तो ऑप्शन में दिया हुआ है मीडियन, बी ऑप्शन में मोड, सी ऑप्शन में मीन और डी ऑप्शन में रेंज। अब देखो आपके पास एक टीचर है, वो ये जानना चाहता है कि उसकी क्लास में ऐसे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कौन से हैं, मतलब कि जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आए, मतलब ऐसा फिगर कौन सा है जो ज़्यादातर सभी बच्चों के पास मिलेगा आपको। जैसे मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट, सपोज करो 10 स्टूडेंट है और 20 मार्क्स का पेपर है, और 15 मार्क्स जो है 7 बच्चों के आ गए आउट ऑफ 10, 10
तो वो जो 15 जो ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या होगा, मोड होगा। तो मोड क्या होता है, मोड वो होता है ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो अब वो देखो टीचर्स क्या जानना चाहता है, टीचर्स वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। उसकी क्लास में ज़्यादातर स्टूडेंट्स के वो मार्क्स बताने, ज़्यादातर स्टूडेंट का कौन सा मार्क्स आया, तो वो तो क्या होगा, मोड ही होगा, सिंपली है। ठीक है, तो वो सिर्फ एक कन्फ्यूज करने के लिए, बाकी इसमें बस आपसे सिंपली एक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। मोड की डेफिनेशन क्या होता है, ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, बहुत सिंपल। तो इसमें बी ऑप्शन जाएगा, मोड। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप, द वैल्यू ऑफ K4 इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। दो इक्वेशन दी हुई है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। आपको इक्वेशन गिवन है 3x - y + 8 = 0, 6x - ky + 16 = 0। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये जो आपके पास इक्वेशंस का जो सिस्टम है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार किया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कंडीशन होती है इनफाइनेटली मेनी क्वेश्चन सॉल्यूशंस की, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। वैल्यूज पुट कर दो। a1/a2 तो कितना हो गया, 3/6। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 3/6। a1/a2 आना चाहिए आपको निकालना। a1 की वैल्यू ये है, a2 की वैल्यू है, तो a1/a2 3/6 क्या होगा, 1/2। b1 की वैल्यू यहाँ पे -1 है, b2 की वैल्यू -k, तो ये -1/-k। और c1/c2 का भी क्या होगा, 8/16, ये भी क्या होगा, 1/2। इसको देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, तो के की वैल्यू सिंपली क्या आ गई, 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। के की वैल्यू 2, तो बी ऑप्शन जाएगा इसके अंदर, बी ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। पॉइंट बी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो 5:2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। देखो फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। ये क्वेश्चन पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। देखो सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। डायग्राम बना लेता हूँ मैं इसका। ए पॉइंट है 4, -5, बी पॉइंट है 1, 2। एक पॉइंट पी है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो 5:2। तो आपको फाइंड क्या करना है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ये कोई पॉइंट पी है, ये कोई पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है। ये पॉइंट पी है, इस ए बी लाइन सेगमेंट को 5:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 5:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेक्शन फॉर्मूला लग गया। सेक्शन फॉर्मूला में देखो एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू आपको पता है कि ये वाला होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। y की वैल्यू होती है m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो इसकी थ्योरी क्या होती है। जैसे सपोज करो कोई 2 पॉइंट है, ए x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2। इस ए बी लाइन सेगमेंट को सपोज करो कोई पॉइंट पी है एक्स वाई, वह m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट पी है जो ए बी लाइन सेगमेंट को m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है एक्स और वाई। तो एक्स और वाई
की वैल्यू इस फॉर्मूले से दी जाती है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, x1 ये x1 y1, ये x2 y2 और ये हो जाएगा आपके पास m1 और m2। तो x की वैल्यू निकालें तो m1 x2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 1 से, तो m1 x2, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5 1 जा 5 और m2 x1, तो 4 2 जा कितना हो गया 8। ठीक ठीक चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 + 2 हो जाएगा m1 + m2, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा, m1 x2 m1 और x2 से मल्टीप्लाई किया 5 1 जा 5 और m2 x1, तो 4 2 जा 8, तो 8 5 कितना हो गया 13 / 7। y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकल के आएगी m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, तो m1 y2, तो 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 अपॉन 5 + 2, ये हो जाएगा 0/7 = 0। तो पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट निकल के आए वो 13/7 और 0। ऑप्शन मैच कर लीजिए, सी ऑप्शन जाएगा इसका, सी आंसर सही जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 रीड कीजिए। जब मैं पेपर सोल्व करवा रहा हूँ तो आपके पास PDF फाइल होनी चाहिए, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा इस वीडियो में। PDF फाइल आपके पास होनी चाहिए और PDF फाइल का मैंने आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया। क्वेश्चन नंबर 10 रीड कीजिए। अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड नंबर्ड 6 to 55। एक बॉक्स है जिसमें कार्ड्स हैं बहुत सारे, उनमें नंबर क्या लिखा हुआ है 6 7 8 अप टू 55 तक। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम, ये प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, ये कार्ड है, आप बहुत सारे कार्ड है, और इन पे नंबर अंकित है 6 7 8 अप टू 55। ये एक बॉक्स में रखे जा रहे हैं। अब रेंडमली बिना देखे एक कार्ड निकाला जाता है, बिना देखे एक कार्ड निकाला जाता है, तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपको पता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, एक ही फॉर्मूला होता है। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो निकाला गया जो कार्ड है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है जो होता है आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, ये सब परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं ये सब, आपको पता होना चाहिए। 36 और फिर 7 का होल स्क्वायर 49, 8 का होल स्क्वायर 64 एंड सो ऑन चलता रहता है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब आप देखिए कि आपके पास कार्ड क्या है, यहाँ पे 6 7 8 अप टू 55 तक है। तो इसमें कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, 6 से स्टार्ट हो रहा है, अपने पास जो कार्ड है वो 6 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 6 के बाद देखिए आप यहाँ पे इन दोनों को तो लेंगे नहीं, 9 वाला भी अपने इस बॉक्स में रखा हुआ है, 9 वाला कार्ड भी रखा हुआ है, 16 वाला भी रखा हुआ है, 25 वाला भी रखा हुआ है, 36 वाला भी रखा हुआ है, 49 वाला भी रखा है, 64 नहीं है क्योंकि कार्ड कहाँ तक है 55 तक ही है। तो हमारे पास देखो प्रोबेबिलिटी होगी, सपोज करो ये वाली जो कोई इवेंट होगी, इस वाली जो घटना की जो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 और 5। टोटल आपके पास कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड देखो यहाँ पे क्या होगा 5 को 55 में से आप क्या करो 5 को माइनस कर लो 1 से लेके 5 तक, तो आपके पास कितने हैं टोटल कार्ड 50 है 50। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो 1/10, तो ये प्रोबेबिलिटी है 1/10। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो तो देखोगे सही। और जो अभी जो 9th क्लास से अब जो 10th में जाएंगे वही इस वीडियो को ज़्यादातर देखेंगे, जो 10th क्लास
जिन्होंने पास कर ली ना, वो तो अब मिटा झंझट मैथमेटिक्स है। बाकी जो मैथ्स लवर है वो तो देखेंगे इसको। मेरा मेन पर्पज़ यही है आपको बिल्कुल डिटेल में इसको एक्सप्लेन करना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर जो 11 ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? इफ साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ये दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, और जो थीटा की वैल्यू है वह 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में है। अगर ये है इफ, तो आपसे पूछा गया है देन सेक थीटा और सेक थीटा साइन थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ये क्या होगा? ये किसके बराबर होगा? ऑप्शन दिए हैं 1/√2, √2, 1 और 0। अब आप यहाँ पे देखो साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा से डिवाइड कर दो। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1। आपको फाइंड क्या करना है? सेक थीटा इंटू साइन थीटा, ये फाइंड करना है। देखो सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/कोस थीटा, और ये साइन थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है? 1 ही तो है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। इसका आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। आंसर 1। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टेंथ क्लास में पेपर बहुत इजी आता है। अगर बच्चे से अच्छा बच्चा अगर पढ़ने वाला होता है ना, तो वो क्या करता है? 100 आउट ऑफ 100 लाने की कोशिश करता है। ये 10th क्लास, ये पहली सीढ़ी है बच्चों के लिए, जहाँ पे उनको सक्सेस होने के बाद बड़ी खुशी मिलती है। पहली सीढ़ी बस, केवल अंतिम सीढ़ी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 PDF फाइल में से रीड कीजिए आप क्वेश्चन को। 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। देखो वापस से प्रोबेबिलिटी का सिंपल, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर बड़ा सिंपल होता है। 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ 2 नंबर्स टू बी मोर देन 10। देखो 2 डाइस है, लूडो का गेम आप खेलते हो, तो उसमें क्या होता है? 1 से लेके 6 तक जो नंबर होते हैं उसके ऊपर रहता है। तो दोनों डाइस पे या तो क्या आ सकता है? जैसे 1 1 आ गया तो उनका सम कितना हो गया? 2। इस तरह के जो क्वेश्चंस होता है, जैसे किसी में 3 आ गया, दूसरे में अगर 4 आ गया तो कितना हो गया? 4 + 3, सम कितना हो गया? 7। मैक्सिमम कितना सम आ सकता है? जैसे पहले वाले में भी सबसे ज़्यादा नंबर आ जाए 6, दूसरे वाले में भी 6 आ जाए, तो 6 + 6 कितना हो गया? 12। तो सबसे बड़ा नंबर तो 12 आ सकता है। और मिनिमम नंबर सम का क्या हो सकता है? 1 + 1 2। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है कि दोनों डाइस एक साथ उछाले जाते हैं, द प्रोबेबिलिटी, और दोनों डाइस एक साथ उछाले जाते हैं, तो आपके पास टोटल आउटकम कितने होंगे? 36 होंगे। इस तरीके से जो आउटकम आपको निकालने आते ही है। बस आपको तो ये निकालना है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द 2 नंबर्स टू बी मोर देन 2। जो दोनों डाइस पे जो नंबर आएंगे ना, उनका सम क्या होना चाहिए? 10 से ज़्यादा आना चाहिए। तो 10 से ज़्यादा, देखो मैक्सिमम कितना आ सकता है? 12। 10 से ज़्यादा क्या होगा? या तो 11 या 12। तो देखो 12 का तो आपके पास फेवरेबल आउटकम 12 तो कितने तरीके से आ सकता है? 6 और 6 इस तरीके से आ सकता है। 10 से ज़्यादा चाहिए मुझे, तो इस सम क्या हो? मेरे पास 11 आ जाए
या 12 आ जाए तो 12 तो इस तरीके से आ सकता है। और दूसरा आपके पास आना चाहिए सम 11, तो 11 दो तरीके से आ सकता है, या तो पहले पे 6 आ जाए 5 आ जाए, या फिर 5 आ जाए पहले पे और दूसरे पे 6 आ जाए, इस तरीके से आ सकता है। तो हमारे पास टोटल जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं, 3, और टोटल आउटकम कितने हैं, 36। तो इसका देखो, इसका इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम, तो हमारे पास है 3 और टोटल आउटकम है 36। तो इसको सोल्व सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 1/12। तो ऑप्शन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है वैल्यू ऑफ के फॉर विच द एक्स इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 13। इक्वेशन गिवन है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0। आपको इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, इस इक्वेशन में k की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको गिवन है कि x इक्वल टू 2, इसका एक सॉल्यूशन है। देखो सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 4, ये हो गया 2 और 2 प्लस के इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दो, 4 5 जा, ये हो गया आपका 20, ये 4 2 जा 8 प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0। 20 माइनस 8 हो गया आपके पास 12, और 12 प्लस 2 कितना हो गया, 12 प्लस 2 14, तो के की वैल्यू -14। ठीक है, के की वैल्यू -14, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, के की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू 2 क्यों पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू 2 क्या है, सोल्यूशन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पेपर बहुत सिंपल बनता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 फर्दर देखो, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, द पेरीमीटर्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स ABC एंड PQR आर 56 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दो सिमिलर ट्राइंगल्स है ABC और PQR। क्वेश्चन नंबर 14, दो ट्राइंगल्स है ABC, दोनों के दोनों सिमिलर है। ABC जो है ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है, और दोनों ट्राइंगल्स के पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होगा, जैसे इसका पेरीमीटर क्या होगा, इनकी सारी साइड्स का सम। इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसकी भी सभी साइड्स का सम होगा। तो देखो आपको कॉन्सेप्ट तो याद है ना, पढ़ाया हुआ भी है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स का जो पेरीमीटर्स का जो रेशियो होता है उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। सिंपल वही लगेगा, मतलब ठीक है। यहाँ क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। ये ABC जो है PQR के सिमिलर है, तो AB के करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, PQ। तो AB अपॉन PQ या BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। ये फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, आपको समझाया हुआ है इस तरीके से। तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स के पेरीमीटर्स का जो रेशियो होता है उनके करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे PQ अपॉन AB की वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछा गया है, PQ अपॉन AB की वैल्यू क्या होगी।
पी क्यू अपॉन ए बी की वैल्यू क्या होगी। मैंने देखो यहाँ पे देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसकी वैल्यू देखो आप यहाँ पे गिवन है। ए बी सी जो ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर गिवन है 56 सेंटीमीटर, और जो ट्राइंगल पी क्यू आर का जो पेरीमीटर है 48 सेंटीमीटर। तो ये किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन पी क्यू के। अब आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, पी क्यू अपॉन ए बी, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा 48 अपॉन 56 इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए बी। अब इसको फर्दर फिर वापस आप सिंप्लीफाई कर दो, किससे कट रहा है ये, 8 से कट रहा, 8 6 जा 48 और 8 7 जा 56, तो 6/7 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन जाएगा इसके अंदर करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो समझ आए बच्चों। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा, जो आपका दो सिमिलर ट्राइंगल्स के जो पेरीमीटर का जो रेशियो होता है उसके करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, लिखवाया हुआ है आपकी नोटबुक में, बिल्कुल हेजिटेट जैसे कैसे क्वेश्चन आया। ठीक है, तो बी ऑप्शन जाएगा इसके अंदर। बस यही है कि बच्चे गड़बड़ ना कर दे। इसने क्या है कि ए बी अपॉन पी क्यू, तो देखो इस तरह का ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसने 7/6 दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने 7/6, तो बच्चे हो सकता है उस पर टिक करके आ जाए। तो इसको रेसिप्रोकल करना ना भूले, बस ज़्यादातर ये गलती है, मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे। बाकी आपको फॉर्मूला पता है। अब देखिए इसको लिख लो, और क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो क्या होता है, आपको पता है n इंटू एन प्लस 1/2। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में ये डेराइव भी किया हुआ है कि किस तरीके से n इंटू एन प्लस 1/2 आता है, पर ये भी मैं यहाँ पे बताऊँगा नहीं, आपको फॉर्मूला लिखवा रहा। जब अपन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ मैंने आपको ये इसको अच्छे से मैंने इसको बताया, एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से निकल के आता है फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो क्या करना है आपके पास, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 200, n की वैल्यू 200 पुट कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा 200 1 डिवाइड बाई 2, 2 से ये कैंसिल हो गया 100 टाइम्स, तो क्या आंसर आ गया 20100। बहुत सिंपल क्वेश्चन, सी ऑप्शन जाएगा इसके अंदर, सी ऑप्शन जाएगा। देखो अगर मैं साथ के साथ ही बता दूं किस तरीके से फॉर्मूला आया, फिर भी आप देख लो यहाँ पे, जैसे कोई ए के पी है 1 2 3 4 5 अप टू n नेचुरल नंबर्स है, ये सब नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स होता है। इसका सम फाइंड करना है आपको, तो ये क्या है, ए के पी है। अब आपको पता है ना सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का जो सम होता है, ये जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। या आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपको देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म ऐसे भी लिख सकते हो, तो n/2 2a, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, और n की वैल्यू तो n की फॉर्म में तो आंसर लाना है, d क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो इंटू 1। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा n-1। इसको सॉल्व करते हैं, देखो अपन यहाँ पे n/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2, देखो n तो यहाँ पर है सही 2, और ये -1, 2 - 1 कितना हो गया, तो आ गया फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। तो इस तरीके से आया, साथ के साथ ही मैंने देखो बता भी दिया। आप इस पेपर को कराने का उद्देश्य ये है कि मैं साथ के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताता हुआ चलूँ। ठीक है।
लिख लो इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 को कराने से पहले मैं एक फॉर्मूला लिखा। कोई भी दो नंबर, कोई दो पॉजिटिव नंबर्स, द पॉजिटिव इंटीजर्स, उनका एलसीएम और एचसीएफ, उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम का जो दो नंबर है ए और बी, उनका एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होता है उन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे पहले चैप्टर में, रियल नंबर्स में ये फॉर्मूला है। और ये कहा भी गया था इस फॉर्मूले पे बेस्ट हर साल क्वेश्चन आता है, कहता हूँ हर साल, सभी टीचर्स कहते हैं, मैं नहीं सभी टीचर्स कहते हैं, और आया आ भी गया आपके सामने ही है। देखो क्या गिवन है यहाँ पे, एचसीएफ 2520, बड़े बड़े नंबर्स है, 2520 660, इन दो नंबर का एचसीएफ है 40, और इन्हीं दो नंबर का एलसीएम, इन्हीं दो नंबर का जो एलसीएम है वो आपको कितना गिवन है, 252 इंटू के। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। ए की जगह यहाँ पे क्या है 2520 और बी की जगह 660। क्या करोगे, तो इनका मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो देखो एचसीएफ की जगह पर ने ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा। तो 40 और इनका एलसीएम ये है 252 इंटू के इक्वल टू किसके बराबर होगा, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा 2520 इंटू 660। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके और के की वैल्यू निकालनी है, काटा पीटी करनी है। 2520 660 और ये हो गया 40 इंटू 252। काटे। हाँ तो देखो भाई ये 252 से तो ये 2520 10 टाइम्स चला गया, ये इससे चला गया 4 टाइम्स, और ये 4 से ये कट गया, 4 1 जा 4 2, तो ये हो जाएगा 4 6 जा 24, बच्चे 2 तो 4 5 जा 20 और 0 तो 1650। कैलकुलेशन तो सिंपल है, के की वैल्यू कितनी आ गई 1650। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या था पेपर में, पेपर तो बहुत सिंपल था, पेपर बड़ा सिंपल है, ये भी कोई पेपर है, बहुत सिंपल पेपर है। स्टूडेंट बोल भी रहे हैं आ भी जाएंगे हमारे पूरे में से पूरे, आने चाहिए। क्या है 10th क्लास में, 10th क्लास का लेवल अब वो नहीं रहा जैसा होता है, चाहिए स्टैंडर्ड का पेपर है। बेसिक का पेपर तो मैंने 1.5 घंटे के अंदर वैसे सोल्व कर लिया पूरा। पर आप कहोगे कि सर आप तो टीचर हो इसलिए बोल रहे हो ये भी हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी इज शोन, एक ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है। डायग्राम बना लेते हो। ठीक है, टेल सेट डायग्राम कंप्लीट है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रीड कीजिए। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी इज शोन डीई इज पैरेलल टू बीसी। देखो इस पेपर का जो मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना।
जैसे ये पेपर आपको कहीं भी नेट पे कहीं भी मिल जाएगा। सेट 2 ये वाला पेपर है और सारे सेट के अंदर 80, 85, 90% क्वेश्चन तो सब सेम एक जैसे ही है, कुछ थोड़े बहुत डिफरेंट है तो उसको भी मैं करवा दूंगा। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी सोन डी इज पैरेलल टू बी सी, जो डी है वो बी सी के पैरेलल है, डी है जो बी सी के पैरेलल है, तो आपको लग ही गया होगा कि सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। और इफ़ ए डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, डी बी की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, देन डी ई इज इक्वल टू, क्या फाइंड करना है आपको, डी ई फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे है, डी जो है ना बी सी के पैरेलल है, तो यहाँ पे ए बी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर देखो कौन कौन से के अंदर, ए डी और ए बी सी, ये ए डी और ए बी सी क्या होंगे, और एंगल है यहाँ पे, दोनों एंगल है जो है वो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन आ रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, ट्रिपल ए या डबल ए क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी जो है, ए बी सी जो ट्राइंगल है वो क्या होगा, ए डी ई के सिमिलर होगा, इस सिमिलर का साइन है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको देखो कैसे सेट करते हैं, यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी अपॉन हो जाएगा आपके पास डी, और ए सी अपॉन ए, ठीक है, लिख सकता हूँ इसे। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू 5 प्लस 2.5 कितना हो गया, 7.5, ए डी की वैल्यू 5 और बी सी की वैल्यू 12 और डी की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, इससे काम चल जाएगा अपना, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, डी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 12 इंटू 5 अपॉन 7.5, तो 7.5 ये डेसिमल को हम रिमूव कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5 से कट गया, और फिर 5 से इसको काट दो, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 3 से इसको काट दो 4 टाइम, तो कितना हो गया, डी की वैल्यू 4 2 जा 8, डी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, डी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन जाएगा इसके अंदर, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आ गया समझ में। देखो क्या होगा इसके अंदर में, मैं आपस से एक्सप्लेन कर दूं कि जो ए डी होगा वो ए बी सी की क्या होगा, सिमिलर होगा, ए डी जो ए बी सी के सिमिलर होगा। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे, क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे एंगल एंगल एंगल, क्या डबल एंगल, ठीक है, डबल एंगल या ट्रिपल एंगल एक ही बात होती है, आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से एंगल बराबर है, देखो क्या है यहाँ पे, जो डी है ना वो बी सी के क्या है, सिमिलर है, डी है वो बी सी के सिमिलर, तो ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है ना, जैसे आपने 6th 7th 8th क्लास से पढ़ा हुआ है, जैसे दो पैरेलल लाइन्स है, इनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करिए तो ये वाला एंगल क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, इसी तरीके से दिखाई दे रहा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल भी क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टी होती है इक्वल होते हैं। और हमको चाहिए क्या, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो यहाँ पे एंगल क्राइटेरिया से ये वाला जो ए बी सी है वो ए डी ई के सिमिलर हो जाएगा। और हमको क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपका साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम होगा और वैल्यूज पुट करके आंसर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 रीड कीजिए। एक्स ओ वाई जेड इज ए रेक्टेंगल और एक्स
ओ वाई और जेड के वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको। द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स, देखो मैं डायग्राम से समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एक्स ओ वाई जेड एक रेक्टेंगल है, इन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट देखिए। एक्स के दिया हुआ है -3, 0, इसके 0, 0, इसके हैं 0, 4 और इसके XY। तो क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ इट्स इज डायगोनल। देखो क्या होता है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। कोई भी एक डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है आपको, कोई भी एक डायगोनल। तो आप देखो इसको तो मत देखिए, यहाँ पे आपके पास देखो इंटीजर फॉर्म में इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो XY। तो सिंपल क्या हुआ, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लो। -3 -0, -3 डिस्टेंस फार्मूला तो याद है ना आपको। डिस्टेंस फार्मूला √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो -3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16। तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो 5 यूनिट्स आंसर होगा इसका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। ए ऑप्शन जाएगा इसके अंदर, ए ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये एसेशन रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है, इनको रीड कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 रीड कीजिए। एक्सप्रेशन में क्या दिया हुआ है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ ईच लेंथ 10 सेंटीमीटर आर जॉइंट टूगेदर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत अपन ने किए हुए हैं। देखो क्या होता है, जब दो क्यूब देखो क्यूब क्या होता है, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और जो हाइट होती है, ऐसा क्यूबॉइड होता है। जिस क्यूब क्या होता है, मैं वो आपको देखो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्यूब ऐसा क्यूबॉइड होता है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है, इक्वल होती है। अब यहाँ क्या देखो, यहाँ क्या हुआ है कि दो क्यूब को क्या है, एंड टू एंड इसको ज्वाइन कर दिया गया, और दोनों क्यूब की जो आपके पास जो एज की जो लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो जब दो क्यूब को जैसे आप ज्वाइन करोगे, तो क्या होगा, उनकी लेंथ जो होगी, जो रिजल्टेंट जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। बाकी ब्रेड्थ तो वही रहेगी 10 सेंटीमीटर, और हाइट भी क्या होगी वही की वही रहेगी। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, जो रिजल्टेंट जो क्यूबॉइड होगा उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ तो सेम टू सेम रहेगी, ब्रेड्थ तो जाएगी आपका 10 सेंटीमीटर, और हाइट हो जाएगी, हाइट तो वो की वही रहेगी एज इट इज 10 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है अपन को। टोटल सरफेस एरिया निकाल लो इसका। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो, ट्वाइस LB BH प्लस LH, ये फॉर्मूला होता है, निकाल लो। इसमें गिवन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड। इस तरीके से दो क्यूब को ज्वाइन कर लेंगे। दो क्यूब को जब आप ज्वाइन करोगे, जो रिजल्टेंट क्यूबॉइड बनेगा, तो उसका आपको टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले चेक कर ले कि वाकई में सही है कि ये गलत है, चेक कर लेते हैं इसको। लेट्स चेक। 2LB मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 200, BH ये हो गया 100 प्लस LH ये हो गया 200। तो ये हो गया देखो 200 to 4 500, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 500 × 2 कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, देखो आपको इस सेशन में दिया हुआ है कि इसका टोटल सरफेस एरिया है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो PDF आपके पास होनी चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको PDF फाइल की लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना।
तो अब देखो असर्शन यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, असर्शन गलत हो गया। रीजन को देख लो आप, एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। देखो क्यूब का जो आपके पास जो प्रत्येक जो सरफेस होता है वो क्या होता है, वो होता है आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में तो होता है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए क्यूब, ऐसा क्यूब जिसकी साइड क्या है 10 सेंटीमीटर, तो उसके प्रत्येक सरफेस का जो एरिया होगा वो क्या होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रीजन तो क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन जाएगा। असर्शन इज नॉट ट्रू बट रीजन इज ट्रू, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में डी ऑप्शन जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 19 में डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, असर्शन में क्या दिया हुआ है, असर्शन में आपको दिया हुआ है इफ साइन ए इक्वल टू 1/3 और ए की वैल्यू 90 से और 0 डिग्री के बीच में ही है, लाइक कर दिया। देन द वैल्यू ऑफ कॉस है, देन कॉस ए की वैल्यू क्या होगी 2√2/3। ये स्टेटमेंट है असर्शन में। तो आप देखो पहले तो चेक कर ले कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि राइट है, चेक कर लिया जाए, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, चेक करना ही पड़ेगा। और रीजन में क्या दिया हुआ है, फॉर एवरी एंगल थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो रीजन में देखिए क्या एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फेमस, तीन ही तो आइडेंटिटी है आपके सिलेबस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तो क्या रीजन तो सही है, पर इसको पहले चेक कर लिया जाए। असर्शन देखो, असर्शन में भी देखिए साइन ए की वैल्यू दी हुई है, तो आपको पता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर, इट मीन्स क्या हो जाएगा 9, 1/9। तो 9 माइनस 1 कितना हो गया 8/9। तो कोस है, तो कोस है क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका 8/9 का। तो ये क्या हो जाएगा रूट √8 किसके, √8 किसके बराबर होगा 2√2 के, और √9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो ये देखो दिया हुआ भी है, कोस ए की वैल्यू क्या गिवन है 2√2/3। अब देखो कोस ए की वैल्यू प्लस माइनस क्यों होगी, क्या होगी, तो बात की बात है, क्योंकि ए की वैल्यू आपको गिवन है। आपके सिलेबस में 11-12 के ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सिंपली क्या यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। इट मीन्स क्या होगा, जो एंगल है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से लेकर 90 तक का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होगा सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही ली जाती है। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज ना हो कि नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे, यहाँ पे अपन क्या है पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। उन्होंने स्पेसिफाई भी कर दिया है ऑलरेडी कि जो एंगल की वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये 2√2/3 यही आंसर होगा। तो देखो असर्शन जो है वह भी सही है, रीजन जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो रीजन में जो स्टेटमेंट है ना उसका यूज करके अपन ने यहाँ पे क्या है असर्शन से भी वैल्यू निकाल के लाए हैं, अपन कोस ए की वैल्यू निकाल के लेके आए। तो इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। कौन सा होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जो आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी की हेल्प से अपन क्या करते हैं असर्शन का भी आंसर निकाल रहे हैं। तो इसमें ए ऑप्शन जाएगा करेक्ट। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए अभी ये 20 क्वेश्चन एक सेक्शन मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट जो सेक्शन है आने वाले जो सेकंड वाला जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।